नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं लोकसभा सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़े सूबे में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए सपा, बसपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है। तो वहीं बीजेपी ने 2014 जैसे नतीजे दोहराने और सपा, बसपा, आरएलडी के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। इसी के तहत बीजेपी सूबे में गठबंधन के उम्मीदवार को टारगेट करने के बजाय कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन के राजनीतिक समीकरण को देखें तो बसपा का दलित, सपा का यादव और आरएलडी के जाट मतदाता के साथ साथ मुस्लिम वोटर एक साथ आते हैं, तो बीजेपी की जीत की राह कांटों भरी नजर आती है। हालांकि गठबंधन के सामने अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़े सूबे में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है उसी की गूंज दिल्ली तक आसानी से सुनी जाती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए बसपा, सपा, आरएलडी ने गठबंधन किया है। वहीं बीजेपी ने 2014 जैसे नतीजे दोहराने और सपा, बसपा, आरएलडी के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। इसके तहत बीजेपी सूबे में गठबंधन के उम्मीदवारों को टारगेट करने के बजाय कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। और शायद यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस रणनीति का बड़ा सियासी फायदा मिला था। बीजेपी सूबे में जहां सपा, बसपा गठबंधन को लेकर मुखर है, वहीं कांग्रेस ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं वहां बीजेपी की रणनीति पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। यहाँ बीजेपी के स्टार प्रचारक हों या फिर पार्टी प्रत्याशी, वो गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा था कि सहारनपुर में भी जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर का एक दामाद है जो उसी की भाषा बोलता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि वो गठबंधन के बजाय कांग्रेस को टारगेट करके मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकती है। इस रणनीति से सीधा नुकसान कांग्रेस को और फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अगर मुस्लिम वोट गठबंधन के बजाय कांग्रेस की तरफ रुख करेगा तो उसे फायदा मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है उसमें एक भी सीट ऐसी नहीं है जो मुस्लिम मतों के सहारे जीती जा सके। हालांकि मुस्लिम मतदाता इन सीटों पर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि जिसके सहारे जीत का सेहरा बंध सके। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ डेस्क की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वह अब एक चुनौती बन चुका है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, जहां सपा और बसपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है भाजपा को रोकने के लिए, तो वहीं भाजपा का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है कांग्रेस को रोकने के लिए। और खास तौर पर बात की जाए मुस्लिम प्रत्याशियों को रोकने की, जहां मुस्लिम प्रत्याशियों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने के खूब प्रयास किए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या भाजपा की रणनीति रहने वाली है इस बार मुस्लिम वोटों को लेकर। इसके लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जो कि संवाददाता है लखनऊ से, हमारे साथ जुड़े। जी पवन, इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हमेशा से ही चलती जा रही है जाति और धर्म के नाम पर, इस बार बीजेपी का ज्यादा फोकस मुस्लिम प्रत्याशियों को टारगेट करने पर है, वो भी कांग्रेस के। जी कृतिका, इस बार का इलेक्शन काफी जो है दिलचस्प है, क्योंकि स्थितियां बाकी इलेक्शनों से भिन्न है। इससे पहले जो चुनाव होते थे उस बार के चुनाव से इस बार जो
वोटर हैं वो काफी सजग हैं और चीजों को बड़ा बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो मुस्लिम मतदाता है वो बड़ा डिसाइडिंग वोट है, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम की जो संख्या है वो जिस पार्टी के साथ जुड़ेगी वो एक साथ जुड़ जाएगी, तो उससे जो भी वहां कैंडिडेट होगा उसको तुरंत फायदा होगा। इस चीज को बीजेपी इसको बड़े बारीकी से अध्ययन कर रही है कि हम किसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी थोड़ा सा अपना वर्चस्व बढ़ा रखी है और जो गठबंधन है सपा और बसपा का, ये गठबंधन भी बड़े मजबूती से लड़ रहा है। तो इसलिए जहां पे ये समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे स्थितियां त्रिकोणात्मक हो जा रही हैं, तो उसमें मुस्लिम वोटर्स की जो अहमियत है वो बड़ी अहम हो जा रही है। कृतिका जी पवन जी, अक्सर देखा जाए तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर बसपा गठबंधन ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है और कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन बीजेपी ने एक हिंदू प्रत्याशी को ही उतारा है, लेकिन टारगेट मुस्लिम प्रत्याशी को किया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? जी कृतिका, चूंकि बीजेपी जो है चूंकि हिंदुत्व की राजनीति करती है, इससे पहले 2014 में लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुए थे वो पूरा हिंदुत्व पे था और विकास पे था, तो ये इस बीजेपी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और रही बात कांग्रेस और गठबंधन की, ये दोनों प्रत्याशी भले ही मुस्लिम उतार रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने इन मुस्लिम के जो वोटर्स हैं उनको अगर दो फांट में हो गए तो स्थितियां काफी बीजेपी के फेवर में होंगी और ये स्थिति समय आएगा तो इसकी जमीनी हकीकत पता चल पाएगी क्या है, क्योंकि स्थितियां अभी काफी भिन्न है पहले की अपेक्षा से। इस बार भी जो मुस्लिम मतदाता हो काफी सजग है कि हमको कहां वोट करना है और कैसे करना है, इस बात पे बड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। जी पवन, इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ केसी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है हमारे साथ जुड़े। केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी केसी जैन जी, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात की जाए जाति और धर्म के नाम पर वोटों की, तो इस बार भी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे गठबंधन की बात की जाए या कांग्रेस की। तो वहीं बीजेपी की रणनीति जो है इस बार एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पूरे 5 साल के अपने शासनकाल में कोई कार्य तो किया नहीं जी। आप देखिए, किसान लगातार आत्महत्या करता रहा, जो नौजवान है वो बेरोजगार नौजवान सड़कों पे भटकता रहा, उनके ऊपर लाठीचार्ज होते रहे जब जवानों ने धरना प्रदर्शन किया। और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे में केवल एक आधार उनके पास रह जाता है, धर्म का सहारा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर को चुनावी मुद्दा बना करके उनका इस्तेमाल करती रही, जाति और धर्म की राजनीति करती रही। योगी जी ने तो बजरंगबली तक की जात बता दी कि उनको किस जात के थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उभर करके सामने आ गया है और इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो इनकी मजबूरी है जाति धर्म और मजहब का सहारा लेना। लेकिन जो जनता है, जनता समझदार है। जनता जो प्रश्न कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, पूछ रही है कि आपने पिछले 5 सालों तक क्या काम किया, आपने गरीबी कितनी कम की, आप जो बेरोजगार थे उनको आपने कितना रोजगार दिया, आप जो कह रहे थे स्विस बैंक से पैसा वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, स्विस बैंक से आप एक भी रुपया वापस नहीं ला पाए, बल्कि नोटबंदी करके आपने गरीब जनता को एक बड़ा तमाचा मारने का काम किया। केसी जैन जी, यहाँ बात हो रही है बीजेपी की रणनीति की मुस्लिम वोटर को। केसी जैन जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी की अभी रणनीति बनाई गई है मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए, उसके लिए और चर्चा के हमारे लिए जुड़े हैं अर्शी रजा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अर्शी रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अर्शी रजा जी, इस बार बीजेपी टारगेट कर रही है मुस्लिम प्रत्याशियों को जो कि कांग्रेस द्वारा उतारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती चली आई है और सांप्रदायिक सौहार्द पूरे देश का प्रदेश का खराब करने में अहम रोल हमेशा अदा करती चली आई है। वही जो काम हमेशा से करते चले आए हैं वो आज कर रहे हैं। जो मूल सवाल ये है कि जो वादे सरकार ने जो चीजें दिखाई थी, जो देश की जनता को जिसपे ये सरकार बना के आए थे, उसमें से कोई काम पूरा हुआ हो वो ये बताएं। अब जहां तक रहा कि लुभाने की बात और वो ये सब चीजें तो वक्ती हैं। आपने 5 साल का जो आपका 2014 का कार्ड है
वो पूरा घोषणा पत्र खाली है, उसको एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले पढ़ लें। देश की जनता को वो याद है कि लड़कियां खाते हुए अपने पैसे के लिए जान देना, 150 लोग मर गए, बैंकों में पैसा अपना और हम लाइन लगाते रहे, काले धन की लिस्ट लिए हुए प्रधानमंत्री कहाँ चले गए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या घोटाले हो गए सरकार में। जनता त्रस्त है, जवाब चाहती है और जवाब ये देना नहीं चाहते हैं, गोल मोल करके जवाब देते हैं। और इनका सिर्फ एक वही काम है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भिड़ाओ और सत्ता हासिल करो। वो होने वाला नहीं जा रहा। बहुत जागरूक जनता है देश की और प्रदेश की सब जगह। अर्शी राजा जी, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है जबकि कांग्रेस हमेशा मुस्लिमवादी पार्टी रही है। तो बीजेपी का जो फोकस है इस बार कांग्रेस के जो मुस्लिम प्रत्याशी है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं लुभा पा रहे, तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों पर। अर्शी राजा जी। हेलो जी, लगता है तकनीकी खामी के चलते अर्शी रजा जी से अभी हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। अर्शी रजा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? केसी जैन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो इस वक्त बीजेपी की रणनीति चल रही है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जबकि जो गठबंधन है उसकी तरफ कम फोकस किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। केसी जैन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है तकनीकी खामी के चलते अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है उसी की गूंज दिल्ली तक आसानी से सुनी जाती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए सपा, बसपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है। तो वहीं बीजेपी ने 2014 जैसे नतीजे दोहराने और सपा, बसपा, आरएलडी के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत बीजेपी सूबे में गठबंधन के उम्मीदवार को टारगेट करने के बजाय कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। और शायद यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस रणनीति का बड़ा सियासी फायदा मिलेगा। तो वहीं बात करें बीजेपी सूबे में जहां सपा बसपा गठबंधन को लेकर मुखर है, तो वहीं कांग्रेस ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं वहां पर बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी के स्टार प्रचारक हो या फिर पार्टी प्रत्याशी, वो गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सभा में कहा था कि सहारनपुर में भी जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर का एक दामाद है जो कि उसी की भाषा बोलता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, लेकिन जनता जानती है कि इशारा किस और था। तो वहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि वो गठबंधन की बजाय कांग्रेस को टारगेट करके मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकती है। इस रणनीति से सीधा नुकसान कांग्रेस और फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ गिरिजा शंकर, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी 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 नमस्कार जी। गिरिजा शंकर जी, इस बार बीजेपी की जो रणनीति है कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। कांग्रेस के जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या रणनीति रही है इस बार बीजेपी की? नहीं, देखिए, रणनीति देश सेवा की है, समाज सेवा की है, गरीब की सेवा की है, किसान की सेवा की है, मजदूर की सेवा की है।
हम बहुत धर्म और जाति की राजनीति तो हम लोग करते नहीं। इस देश का जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वो मजबूत हो, वो ताकतवर हो, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, देश शक्तिशाली बने, देश समृद्धशाली बने, और उसी के लिए सारी रणनीति हम लोग बनाते हैं और यही नीतियां लेकर हम लोग राजनीति में उतरते हैं, करते हैं। बाकी जो प्रत्याशी होते हैं वो क्षेत्र में देख के किसका क्या जनाधार है उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं। जी गिरिजा शंकर जी, लेकिन इस बार जो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम प्रत्याशियों को, भले ही आरोपों के माध्यम से किया जा रहा हो, एक सभा में आप ही के सरकार के मंत्री ने एक बयान भी दिया था, उन्होंने टारगेट किया था एक कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को, जो कि बिना नाम लिए किया गया था और कहा गया था कि ये आतंकी के रिश्तेदार हैं। इस बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो एक ही धर्म से वो निकलते हैं। तो इसलिए जो है नाम से मिलता जुलता नाम था, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गिरिजा शंकर जी, लेकिन सिर्फ नाम मिलने से, एक सरनेम मिलने से आप किसी पर इस तरह का आरोप तो नहीं लगा सकते। नहीं तो कहाँ उनको आतंकवादी कहा गया है? किसी ने आतंकवादी उनको थोड़ी कहा है। साफ तौर पर आतंकवादी का रिश्तेदार बताया गया है। अब होंगे रिश्तेदार, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि वो उनके रिश्तेदार हैं कि नहीं है, क्या नहीं है। ये तो जो है मैं नहीं बता सकता हूँ, तो जांच का विषय है। जी, हमारे साथ पवन कुमार जी, जो कि हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। पवन कुमार जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताया था। जी कृतिका, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बयान में जब बातें आती हैं उसके बाद फिर उससे बहुत ज्यादा मामले उठते हैं। इस बयान को उन्होंने कहा था और किस सेंस में कहा था, वहाँ की बहुत सारी चीजें सामने आई और वो अभी तक कई लोगों ने इस बात पे सवाल उठाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई हकीकत नहीं सामने आ पा रहा है। कृतिका जी, पवन जी, लेकिन अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही मुस्लिम वोट हासिल करती रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिम वोट हासिल तो नहीं करती है, लेकिन उसका टारगेट यही है कि इस बार जो कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको टारगेट करके मुस्लिम वोट हासिल किए जा सके। जी बिल्कुल कृतिका, इस बार जो है सरकार लगी हुई है, क्योंकि इस बार का जो डिसाइडिंग है, जहाँ पे कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, उस बात को दिमाग में रख के, उसको ध्यान में रखते हुए उस मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि अगर वो टारगेट मुस्लिम वोटर्स अगर डिवाइड हो जाएंगे तो उस डिवाइड होने के बाद फिर जो है बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपने सक्रिय स्थिति में है और ये जो संगठन है, ये गठबंधन भी जो है अपनी पूरी भूमिका में है कि किसी तरह से हम कितने से ज्यादा वोट को अपने साथ जोड़ लें। जी पवन जी, हमारे साथ अर्शी रजा जी फिर से जुड़ चुके हैं। जी अर्शी रजा जी, अभी यही सवाल हमने बीजेपी से भी किया था, आपसे भी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों को टारगेट करने का काम कर रही है। जो कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको आतंकवादी के रिश्तेदार बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम वोटर्स है उनको लुभाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी बिना बताए पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से खूब बिरयानी खाते हैं, पैर छूते हैं नवाज शरीफ जी की माँ का, और तमाम और से मामले हैं। पाकिस्तान, चाइना ने इतना बड़ा वहाँ से स्टेच्यू बनवा लिया और लाल आंखें जो है पाकिस्तान को दिखा है, चाइना को नहीं दिखा रहे। तो मुस्लिम भी देख रहा है और देश की जनता भी देख रही कि कोई मूर्ख नहीं है इस दौर में, सब जानते हैं। और कोई भी जो देश की जनता है, और जहां तक प्रत्याशी को टारगेट करने की बात है, वो टारगेट नहीं है, जनता ये निर्णय ले चुकी है कि हमें इन्हें सत्ता से बाहर करना है और हमें कांग्रेस को सत्ता में लाना है। और ये जुमलेबाजी की सरकार और जिस तरीके से झूठे वादों की सरकार, और जो कहा जाए जितना भी इन्होंने अब तक देश के साथ अन्याय किया है, जनता का जितना दोहन किया है, किसानों के साथ जितना भी जुल्म किया है, ये उसका सब बदला आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और किसानों ने आंखों आंसू रोए हैं। इन्हीं योगी जी ने
हम दिन में हमारा किसान जो है खेत जोत रहा है, रात में बच्चे खेत ताक रहे हैं, जानवर खाए जा रहे हैं। ये जनता को जिस तरीके से छला है उसका जवाब मिलने जा रहा है इनको। वो कोई कहीं पे भी हमारा कोई कैंडिडेट कमजोर नहीं है और इनके झूठे झांसों इरादों में कोई आने वाला नहीं है। जी गिरिजा शंकर जी, जैसा कि आपने कहा कि हम धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अक्सर धर्म और जाति के नाम पर ही वोट मांगा जाता है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए, भले बीजेपी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स है उनको भी टारगेट करने का काम तो किया ही जा रहा है। बीजेपी की ओर से एक नई रणनीति अपनाई जा रही है। नहीं, बहुत सारे मुस्लिम वोट हमें भी देते हैं, हमारे कई मंत्री मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी कहना या आतंकवादियों का विरोध करना का मतलब ये नहीं मुसलमानों का विरोध करना है। दूसरा, तो अब ये बताइए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, अरे भाई सुनिए आप समय नहीं बोले थे, सुनिए, अरे भाई बीच मत बोलिए, आप अभी बोलिएगा, आप बोलिएगा, क्या है, अरे आप अभी बोलिएगा, आप सुनिए, अरे सुनिए ना, गोडसे मुर्दाबाद। अरे भाई आप अपने जी अर्शी राजा जी एक एक करके बोलिए, आप गिरिजा शंकर जी को बोलने दीजिए पहले। जी आपको भी सुनेंगे। जी सुनिए, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जो जारी होता है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कहते हैं कि देश में जो आतंकवादी हैं उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। वो कहते हैं कश्मीर से 370 नहीं हम हटाएंगे। इसका क्या मतलब है? जो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। ऐसी जिसकी धारणा हो, ऐसा जिसका विचार हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? केवल और केवल एक संप्रदाय का वोट पाने के लिए, जो है एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए क्या इस तरह आतंकवादियों की पैरवी की जाएगी? जो आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर कांग्रेस के नेता जाते हैं, जो है बाटला काउंटर में आतंकवादी मारे जाते हैं और सोनिया गांधी उन आतंकवादियों को लाशों को देखकर रोने लगती हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस देश का क्या हो सकता है? एक राष्ट्रीय पार्टी और उसकी मुखिया आतंकवादियों के मरने पे रोकती हैं। आप किस और देश की राजनीति ले जाना चाहते हैं? आप आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्या मतलब है? हो रहा है, प्रधानमंत्री सभाएं कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, इससे बेदर्दी की बात ना कहीं नहीं कर रहे हैं। वो देखिए, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी पहले से कार्यक्रम तय होते हैं, उस समय वो कार्यक्रम पे थे, उनको थोड़ी पता था वहां हमला हो जाएगा। जब पता जैसे ही चला वैसे वो कार्यक्रम सारे छोड़ चल दिए और उससे बदला लिया गया, पाकिस्तान के अंदर उसका मारने का काम किया गया। अरे इसी चैनल के माध्यम से दिखाया गया, सब देखा, उसके बाद आप वहां बैठ के ये बातें कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कार्य नहीं रुकता है, शहीद होते रहेंगे और भारत किसने कहा? ये आपकी भाषा होगी, ये आपकी भाषा होगी, मेरी भाषा नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। अपने पीछे सेना के शहीदों का पोस्टर लगा, ना उन्हें ये नहीं कहा, उन्हें ये कहा ना देश रुकेगा ना देश झुकेगा। सुन लीजिए, न देश रुकेगा ना देश झुकेगा। सुन लीजिए, तो क्या मतलब सरकारी कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए जाते? नहीं, क्या आप चाहते हो? नहीं, आप क्या चाहते हो? सरकारी कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए जाते? क्या पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जाना चाहिए था? क्या पाकिस्तान में हमला नहीं किया जाना चाहिए था? हमारे शहीदों के फोटो पीछे लगा के प्रधानमंत्री राजनीति, अरे आप भी लगाओ, आपको किसने मना किया है? आप तो शहीदों को श्रद्धांजलि भी देने नहीं जाते हो, आपके प्रति दिल में प्रेम नहीं है शहीदों के प्रति। आप तो सेना के जो मुखिया होता है, सेना के मुखिया को आप कहते हो गुंडा कहते हो, आपको शर्म नहीं आती है? जिस देश के सेना के मुखिया को आप लोग गुंडा कहते हो, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? आप भी लगाओ ना, आप तो शहीदों को सम्मान कीजिए ना, शहीदों को सम्मान कीजिए ना। किसने मना किया आपको सम्मान कीजिए? अगर कोई शहीदों को सम्मान दे रहा है तो उसमें आपको इतराज क्यों होता है? आपको किसने रोका है शहीदों को सम्मान देने से? आप भी लगाइए फोटो, आप भी शहीदों को सम्मान दीजिए, हमने कहा मना किया। शंकर जी, लेकिन बात यहाँ हो रही है वोटर्स को लुभाने की, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की। वो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको नकारती है और किसको चुनती है। तो फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार एक अलग ही रुख अपनाने वाली है, जहां कांग्रेस लगातार प्रचार के माध्यम से कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को तोड़ने का काम कर रही है। अब ये चुनाव बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है।
तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.